आपसे जो पूर्ववर्ती विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक, कभी बातचीत होती है, भेंट मुलाकात होती है? एक बार ऐसा हुआ कि बखिरा क्षेत्र में जाड़े का महीना था, किसी एक बुजुर्ग की मौत हो गई। तो सूचना मिली तो मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पहुँचा। मेरे जस्ट पहले पूर्व विधायक भी पहुँच गए उनकी गाड़ी, और मैंने प्रणाम किया। तो मुझे इस बात का झटका लगा। मेहदावल सबसे पुरानी नगर पंचायत होने के बावजूद आज भी उसे नगर पालिका का दर्जा नहीं मिल सका। नगर पंचायत मेहदावल को नगर पालिका परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव शासन ने ऑलरेडी प्रस्तुत कर रखा है। बखिरा झील है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का चंद बड़ी झीलों में से आता है। 4000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वहां पर है, लगभग 1090 हेक्टेयर भूमि निजी काश्तकारों की, और ये वेटलैंड घोषित हो गया है। जनवरी या फरवरी 2022 में इसको वेटलैंड घोषित किया गया, रामसर साइट के रूप में। मेहदावल में काबा मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज हैं, जो हर हफ्ते में 1000 करोड़ 2000 करोड़ गोरखपुर वालों को देते हैं। तो गोरखपुर का विकास तो हो ही जा रहा है, उसके लिए चाहे जो भी अपना पीठ थपथपा ले। परंतु जो मेहदावल की बात है, ये मैं कह सकता हूँ कि मेहदावल के विकास में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी रुचि नहीं लिया है। गोरखपुर के विधायक रहे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, तो वो पहले मेरे पास आए थे कि मुझे चुनाव लड़ना है, योगी जी ने बुलाया है। नमस्ते बंधुओं, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं द चौपाल के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो मेहदावल विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। जिन लोगों को मेहदावल विधानसभा के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि ये वो विधानसभा है जिससे कभी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, आप जिन्हें जानते हैं, सुचित्रा कृपलानी जी, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, और उस लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए अभी वहाँ से विधायक हैं श्री अनिल त्रिपाठी जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज के चौपाल में जी, यहाँ आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद भी कि आपने मुझे यहाँ पर चर्चा करने के लिए बुलाया जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि अभी आप कैसे हैं? देखिए, और कैसा चल रहा है सब कुछ अभी क्षेत्र में? सामाजिक और राजनीतिक काम करने वाला व्यक्ति, उसका समय तो जनता के लिए होता है, वो निरंतर व्यस्त रहता है, और हमारी व्यस्तता में ही हमारा आनंद है। बाकी सब चीज़ें सामान्य रूप से तो ठीक ही है। जी। आप बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से ग्राउंड लेवल से शुरू करके यहाँ तक का सफ़र तय किया आपने, जिसमें आपने व्यवसाय भी किया, जिसमें आपने सामाजिक कार्य भी किया, और अभी आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा? हाँ, ये तो सही बात है। मैंने जब आरंभ किया था तो शून्य से, और सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने के बाद सन 1988 में मैंने व्यवसाय में प्रवेश किया, और मुझे शुरू से ही लगता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए, मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूँ। तो मैंने व्यवसाय में शुरू किया गोरखपुर जैसे शहर में, जहाँ पर मेरा कोई जान पहचान, कोई पृष्ठभूमि भी नहीं थी। परंतु कुछ अपने मित्रों के साथ मिल करके मैंने रियल इस्टेट में काम शुरू किया, और एज पर लॉ ऑफ द लैंड, देश के कानून के हिसाब से मैंने काम शुरू किया। बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाई, एक लंबे अवधि तक मैंने उसमें काम किया, और व्यावसायिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी, सेवा के कार्यों में भी मैं लगा रहता था। उन लोगों के लिए जो कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई बच्चा वो पढ़ने का उसके लिए फीस नहीं है, कोई खिलाड़ी है, खेल सामग्री नहीं है, या खेलों में बहुत सारे आयोजन ऐसे, तो सामाजिक और सेवा के कार्य भी करता रहा। आप कुश्ती से भी जुड़े रहे? कुश्ती, क्रिकेट, बैडमिंटन, खेलों में तो कोई सीमा ही नहीं, चेस से लेकर के हर तरह के खेलों से जुड़ा हुआ था। और एक लंबे अवधि तक, मुझे लगता है कि सन 91-92 से लेकर के और आज तक हर तरह के खेल खिलाड़ी उनकी मदद करता रहा, उनके लिए कार्य करता रहा। पॉलिटिक्स में आने का कोई मेरा औचित्य नहीं था। वर्ष 2002 में जब मैं गोरखपुर में था, तो उस समय जो वर्तमान में मैं ये बात आपको बता रहा हूँ,
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और 2002 से लेकर के 2022 तक 20 सालों तक गोरखपुर के विधायक रहे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। तो वो पहले मेरे पास आए थे कि मुझे चुनाव लड़ना है, योगी जी ने बुलाया है। परंतु मैंने कहा कि भाई मेरी तो चुनाव में कोई रुचि नहीं, मैं तो राजनीति जानता नहीं, मैंने तो सेवा का कार्य किया है। और मैं अपनी मातृभूमि, जो मेरी मेहदावल विधानसभा का क्षेत्र जहाँ पर मैं पैदा हुआ, मेरी मातृभूमि है, और मैंने वहाँ भी राजनीति के लिए मैंने गया था। मैं तो अपने गांव क्षेत्र के लोगों के आग्रह पर, अपने क्षेत्र में गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, जिनके लिए मुझे काम करने का अवसर मिला और मैं काम करता चला गया। कोई भी ऐसा बीमार व्यक्ति जिसका इलाज न हो रहा हो, आज तो हमारी सरकार इलाज के लिए अनेक प्रकार के उपाय कर रखी है। आयुष्मान कार्ड भी है, तो मुख्यमंत्री जी का निधि से मिल जाता है। परंतु उस जमाने में, आज से 25-30 साल पहले, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई सरकार बीमारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखती थी। गंभीर बीमार हो गया तो उसको फिर अपने खेत गहने सब बिक जाते थे, गिरवी हो जाते थे। तो ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती थी, तो हमने इस तरह के सेवा कार्य किए। गरीब बेटियां थीं तो उनकी शादी विवाह में मदद करना, स्कूलों में बच्चों को किताब कापी ऐसे उपलब्ध कराना। तो जितने प्रकार के सेवा के कार्य हो सकते हैं वो मैंने वहाँ भी किया, जैसे गोरखपुर में करता रहा। तो ऐसे करते करते एक वक्त आया जब लोगों ने कहा कि भाई आपको राजनीति में जाना चाहिए। और फिर पहला चुनाव 2005-06 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था। तो महिला सीट थी। हमारी पत्नी श्रीमती आशा त्रिपाठी को लोगों ने कहा कि इनको लड़ाया जाए। लोगों ने चुनाव में उनका नामांकन करा दिया और क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में चुन ली गई। फिर चुनाव, तो हर चुनाव कठिन होता है, परंतु लोगों का एक भरोसा, एक विश्वास था कि 3/4 मतों से जीत हासिल हुई। तत्कालीन जो वहाँ के साथा ब्लॉक के प्रमुख जी थे, बाद में वो विधायक भी हो गए, तो उन्हें हरा करके वहाँ पर एक नया दृश्य सत्ता परिवर्तन कह सकते हैं एक तरीके से। फिर आगे चल करके तो निरंतर सेवा और राजनीति दोनों साथ साथ चलता रहा। जी, आपने चुनाव का जिक्र किया। जहाँ तक हमारी जानकारी है, आपने पहला चुनाव 2007 में लड़ा था, 2007 विधानसभा चुनाव। उसके निर्दल लड़े थे आप। उसके बाद आप पीस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और अभी आप जिस दल से वर्तमान में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शोषित हमारा आम दल जी, निषाद पार्टी और भाजपा गठबंधन। तो इस दौरान बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है? क्या आप संविधान की उस परिपाटी से आते हैं कि जिसमें आप संगठन को नहीं मानते, आप व्यक्तिवादी राजनीति को ज़्यादा महत्व देते हैं, या फिर आप ऐसी राजनीति को है कि भाई हमें पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना है, तो मुझे उसके लिए चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना हो मैं खड़ा मिलूंगा? तो इस पे आपका टेक, क्योंकि लोगों का ये है कि भाई अब आगे क्या करेंगे आप? देखिए, शुरू से ही राष्ट्रवाद हमारे लिए प्राथमिकता रही है। राष्ट्रीयता, देश, हमारा भारत, ये हमारी प्राथमिकता रही है। तो उस कारण से जब मैं गोरखपुर नगर क्षेत्र में काम कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उस अन्य अनुषांगिक संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद और आपके विद्यार्थी परिषद, ऐसे बहुत सारे संगठन जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के जुड़े हुए संगठन थे, तो इनके साथ लगाव था और लोग आते जाते थे, मिलना जुलना था और उनके कार्यक्रमों में भागीदारी भी होती थी। कहीं पर अतिथि के रूप में, तो कहीं पर भौतिक सहयोग, अन्य प्रकार से।
तो राजनीतिक लोगों का सहयोग करने का एक सिलसिला चला आ रहा था। परंतु चूंकि हमने तो राजनीति शुरू नहीं की थी, हमने तो सेवा का कार्य शुरू किया था, राजनीति में तो अचानक आ गए। और वो चुनाव जो था वो तो बिना किसी दल के था, वो स्वयं के क्षमता से ही जीतना था, पर्सनल कैपेसिटी। परंतु आगे चल करके हमने ये देखा कि हमारा जो विधानसभा मेहदावल है, तो मेहदावल में अलग प्रकार का, वहाँ पे समाजवादी पार्टी लगातार जीतती चली आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले जनसंघ, तो ये जो चुनाव में आते रहे थे तो उससे लगातार वहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित रहे विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, श्री चंद्रशेखर सिंह जी, तो लगातार वो 40 सालों से वही चुनाव लड़ते आ रहे थे। तो वहाँ भी कोई जगह नहीं थी। जैसे देखो, अगर हम कोई भी मिशन हमने तय किया कि हमें जो है राजनीति में विधायक बनना है, विधानसभा पहुँचना है, और विधानसभा पहुँच करके जो हमें अवसर बनता है उसे हमें और जनता की सेवा करनी है, तो जाहिर है कि हमें यह तो देखना होगा कि हमें अवसर कहाँ से मिल रहा है। सही बात। जहाँ से मैं जुड़ा हूँ वहाँ से अवसर अगर नहीं मिलेगा तो हमें अवसर तलाशना, कहीं ना कहीं से तो एडमिशन लेना ही होगा। पहला चुनाव मैं निर्दल लड़ा तो मैं चौथे नंबर पे था। बहुत अच्छा परिणाम मैंने दिया। 14 दिन के चुनाव में मैंने चौथा स्थान हासिल किया, 10% से ज़्यादा मत मुझे प्राप्त हुए। उसके बाद चुनाव चिन्ह अंगूठी था। उसके बाद फिर अगला जो अवसर बना 2012 में, तो एक नई पार्टी थी और उस समय हम लोगों को भी लगा कि ये पार्टी, और उसने नारे भी ऐसे गढ़े थे, डॉक्टर अयूब खान, हाँ, पीस पार्टी कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता करा चलेगा, ऐसा नारा भी गढ़ा था। तो इससे आकर्षित होकर के मैंने, चूँकि मैंने कभी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब, इन सब चीज़ों के आधार पर मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। तो जब ये था कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, ऐसा कोई नारा था, तो इससे प्रभावित हुआ, इससे थोड़ा सा भावनात्मक उससे जुड़ा, तो मैं उनके साथ जुड़ गया और 2012 का चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पर आ गया। जीतते हुए भी मैं कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि जीतते हुए चुनाव वो मैं हार गया। हाँ, 2 सीटें तय मानी जा रही थी, एक खलीलाबाद विधानसभा जो कि जीती थी 2012 में, और मेहदावल का भी जीत लगभग बेहतर माना जा रहा था। सर्वे में भी लगातार जो आ रहा था कि मेहदावल में भी हाँ, आपकी विजय हो रही। परंतु वो जो अंतिम जो हफ्ता था चुनाव प्रचार का, अंतिम 3-4 दिन, उसमें चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी घटनाएं हमारे उस तत्कालीन पीस पार्टी के लोगों द्वारा ऐसी घटनाएं हो गई कि उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसी भाषा उन्होंने बोल दिया जो कि काफ़ी नुकसान कर गया। तो राजनीति में तो कभी कभी जुबान से निकली हुई एक बात ही जो है काफ़ी होती है, वो काफ़ी हो जाती है, अच्छा करने के लिए या बुरा करने के लिए। तो उस कारण से वो चुनाव मेरा नुकसान हो गया। फिर अगला मैंने, तो इधर क्या था कि मेहदावल की सीट वो जो है भाजपा से निकल करके युवा वाहिनी में चला गया। फिर वहाँ से जो लोग लड़े, मैं 12 में दूसरे नंबर पे था, तो भाजपा के जो सिंबल पे आए वो चौथे नंबर पे थे। और 2017 का जब चुनाव आया, इस दौरान में लगातार विधानसभा में, और 12 के चुनाव में भाजपा का सबसे बुरा प्रदर्शन था वो, क्योंकि भाजपा कभी चौथे नंबर पे नहीं आई थी। जी। तो मैं जो लगातार मैं क्षेत्र में जनसेवा में लगा रहा, इसलिए मेरा वोट का प्रतिशत बढ़ता रहा। मैं लगातार ग्रो करता रहा, आगे बढ़ता रहा, प्रतिशत जनता का समर्थन मुझे मिलता रहा, बढ़ता रहा। तो 2017 में जब पहुंचा तो कहीं से कोई गुंजाइश नहीं थी, तो बहुजन समाज पार्टी से मुझे अवसर मिला। तो बहुजन समाज पार्टी से, तो उस समय मोदी जी की लहर आ गई। मोदी जी के लहर में वो पूरा प्रदेश डूब गया। 325 सीटें भाजपा को मिली, और जहाँ तक और मेहदावल विधानसभा में भी बहुत ज़्यादा मत मिला, काफ़ी लंबे मार्जिन से।
और मैं दूसरे नंबर पे फिर रह गया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा भी था उस समय बसपा का। हाँ, तो वो नारा मोदी जी के इस नारे के कि सबका साथ सबका विकास, इस नारे के सामने वो जो है कमजोर काउंटर पड़ गया। और मोदी जी का खुद का अपना ऐसा व्यक्तित्व है, उन्होंने राजनीति में जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो शायद भारत के इतिहास में अद्वितीय कहा जा सकता है। तो उस कारण से मैं फिर, परंतु एक तो यह तो तय था कि मुझे हर हाल में अपने विधानसभा के लाखों लोगों के लिए काम करना है, और वो राजनीतिक रूप से ताकतवर होने के साथ साथ विधायक बनकर के करने का जो अवसर बनता है वो जरूर करना है। तो 2019 में बहुजन समाज पार्टी से मैं चुनाव हारा। उसके पीछे बहुजन समाज पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो कभी वहाँ के सांसद रहे, उन लोगों ने, उनकी पूरी टीम ने मुझे हराने में काम किया। 2009 में जो सांसद रहे, 2008 के उपचुनाव में जो सांसद रहे, तो उनकी टीम ने मुझे हराने में पूरा काम किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर अनिल त्रिपाठी जीत जाएगा तो हमारे लिए मुश्किल होगी। मतलब जो अखिलेश जी ने कहा हाथा को आप नहीं भाते थे। हाँ जी जी, ऐसा कह सकते हैं। अब आगे क्या हुआ कि 2017 के चुनाव के बाद मैं बड़ा अन्यमनस्क हो गया कि मैं जहाँ पे जिस पार्टी में काम करता हूँ उस पार्टी में ही लोग, जो ऊपर के लोग, ताकतवर लोग, वो जो है नुकसान करने लगते हैं। तो मैं अन्यमनस्क था। 2019 का चुनाव आ गया। 2019 के चुनाव में तत्कालीन जो हमारे सांसद थे, तो सांसद और तत्कालीन विधायक दोनों में कुछ विवाद ऐसा हो गया था, वो बहुत गंभीर विवाद अखिल भारतीय विवाद था वो। हाँ, वो बड़ा गंभीर विवाद था। तो उस विवाद के कारण से दोनों प्रत्याशियों, मतलब दोनों भी विधायक और सांसद, दोनों के लिए हुआ कि इन्हें टिकट नहीं मिलेगा। और तब कुछ गुंजाइश बनती भी नजर आई, परंतु मेरे पास कोई रास्ता तो था नहीं। भाई, किसी भी दल में आप जो है जुड़ना चाहोगे तो कोई अगर आपको बुलाएगा तब आप जुड़ोगे या खुद जाओगे, दोनों में बड़ा अंतर होता है। सही बात। संयोग से 2019 का चुनाव हुआ तो हमारे निषाद पार्टी के जो डॉक्टर संजय निषाद के सुपुत्र, जो कि गोरखपुर से उस समय उपचुनाव में जीते, लोकसभा के उपचुनाव में वो जीते हुए थे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी, निषाद पार्टी, सबके गठबंधन से मिला करके वो चुनाव जीते हुए थे। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। तो गठबंधन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गोरखपुर से हटा करके संत कबीरनगर भेज दिया। वो भी चले आए चुनाव लड़ने। तो अब जब चुनाव बहुत विपरीत था, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, सपा बसपा, दोनों का गठबंधन हो गया। 19 के चुनाव में हुआ था। 19 के चुनाव में गठबंधन हो गया। तो ये महागठबंधन, और ऐसा लगता था कि जैसे सारी सीटें ही जीत लेंगे। वोट प्रतिशत जो अब तक दोनों को अलग अलग मिलता रहा है, दोनों को मिला करके वो लगभग 50% के आसपास बैठता था। तो निश्चित रूप से एक समाज में भी संकेत हुआ, एक मैसेज गया कि ये जो है दोनों का गठबंधन है, ऐसा गठबंधन है कि जो जीतेगा। तो संत कबीर नगर के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा लोगों को लग रहा था। तो वहाँ के चुनाव प्रभारी बनकर के आए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बनकर के आए। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आए, बहुत अनुभवी राजनेता थे। तो उन्होंने तलाश करना शुरू किया कि किन लोगों को जोड़ा जाए कि हमारा चुनाव निकले। तो और पूरे जिले में वो टहलते घूमते रहे। तो किसी ने उनको बताया कि अगर अनिल त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए तो ये चुनाव अच्छा हो सकता है। तो उन्होंने एक दो बार हमसे संपर्क किया। मैंने कहा, भाई देखिए, आप जानते हैं कि मैं
सेवा करने आया हूँ, परंतु राजनीति में मुझे अवसर चाहिए। यदि आप हमें अवसर उपलब्ध करा सकें तो मैं जुड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा आप बात कर लीजिए, प्रदेश के और राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करिए, अगर वहाँ से हमको मिलता है आश्वासन, बढ़िया आश्वासन मिलता है और ये विश्वास दिलाया जाता है कि हमें अवसर मिलेगा, तो मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने वार्ता किया और उन्होंने हाई लेवल वार्ता किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता किया, प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता किया, उस समय के महामंत्री सुनील बंसल जी से वार्ता किया। मैंने कहा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री से ही वार्ता करिए, उनकी भी सहमति चाहिए, क्षेत्रीय अध्यक्ष। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति दिया। तो सभी शीर्ष नेतृत्व से सहमति होने के बाद तब फिर मुझे जब उन्होंने बताया कि आप हमारी बात हो गई, आप भी बात कर लीजिए, तो मैं उस समय लखनऊ हाई कोर्ट में था, मेरा एक मुकदमा था जमीन का, तो मैं उस मुकदमे के संबंध में गया, तो उस समय ही मेरे पास फोन आया। तो वार्ता होने के बाद जो है सारी चीज़ जब क्लियर हो गई और मुझे ये आश्वासन मिला कि मुझे संगठन में, वाजपेयी जी ने मुझे आश्वासन दिलाया कि मुझे संगठन में भी पद मिलेगा और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का भी अवसर मिलेगा। तो मेरे लिए तो यही पर्याप्त था। तो मैं वहाँ से लखनऊ से निकला जिस दिन, अब चुनाव मुश्किल से 8 दिन बचा हुआ था, 8 या 9 दिन, तो जाहिर है कि डिले करने का फिर परिणाम नहीं आता। तो मैंने भी कोई डिले नहीं किया। मैं लखनऊ से निकला और शाम को वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4 घंटे का समय था। मैं रास्ते में आते आते मैंने अपने सभी खास जो हमारे सहयोगी गण थे, 100-125 लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया और वो लोग आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे, वहाँ पर मैंने ज्वाइनिंग के लिए कर दिया और तुरंत ही वहीं से क्षेत्र में निकल पड़ा। उसके पहले मैंने उस चुनाव में कोई काम नहीं किया था। मैं एकदम से शांत था, कोई जीते कोई हारे मुझसे कोई लेना नहीं, क्योंकि प्रत्याशी जो थे उन्होंने मुझे 2017 के चुनाव में हराने का काम किया था। तो जाहिर है कि मैं धोखा देने वाला या गद्दारी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो मैं पार्टी, जिस पार्टी में था उसके विपरीत, उसके विरुद्ध मैं कोई प्रचार नहीं कर सकता था, इसलिए मैं चुप बैठा हुआ था। परंतु जैसे ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो उसके लिए मेरा कर्तव्य बनता था। मैंने तुरंत मूवमेंट शुरू कर दिया, अपने काम में लग गया और रात दिन काम करके मेहदावल विधानसभा ने उस चुनाव में ऐतिहासिक मत दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 1,10,700 से ज़्यादा मत मेहदावल विधानसभा ने अकेले दिया और हमारे प्रत्याशी रहे श्री प्रवीण निषाद, उनको, जो कि अन्य चारों विधानसभाओं में जोड़ घटाने से 2000 वोट से पीछे थे, हमारी विधानसभा में 37,000 की लीड पाई, 2000 बैलेंस करके 35,000 मतों से जीत गए। तो ये हुआ कि हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने से वे जो हमारी पूंजी थी वो पूंजी आई। और वैसे भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्रामीण विधानसभा मेहदावल ही है जी। ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज़्यादा मेहदावल विधानसभा में आता है, एक रिकॉर्ड उसके नाम है मेहदावल विधानसभा के नाम। तो वहाँ से लीड कराना और भी ग्रामीण स्तर के मतदाताओं को कन्विंस करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 50 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा और 50 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ा इलाका है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और 4 ब्लॉक हैं, अब तो 4 नगर पंचायतें हो गई हैं। मैं इस पे भी आने वाला था। वैसे आपने नगर पंचायत का जिक्र किया, अगर आपके विधानसभा में धर्म सिंह बखिरा, देखो अभी तो बीच की बात रह गई। अच्छा, अभी तो हमारे इस चुनाव, मैंने कैसे चुनाव लड़ा, अच्छा, इसके बारे में तो आपको अभी बात हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 2019 में तो ये चुनाव जीत गए। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के निरंतर कार्यक्रम में लगा रहा। निषाद पार्टी का भी जो कार्यक्रम होता था, डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण निषाद जी, वे चूँकि हमारे सांसद थे और उनके जो भी
आदेश निर्देश होते थे, जो भी वो कहते थे कि इस कार्यक्रम में सहयोग करना, उस कार्यक्रम में सहयोग करना है, तो हर तरह का सहयोग उनके भी कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी के तो प्रतिदिन जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें हम सहयोग करते रहते थे। और जब चुनाव 2022 का नज़दीक आ गया तो मुझे लग रहा था कि मुझे किसी को भी टिकट मिलेगा, परंतु मुझे टिकट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व था, मैंने तो बहुत प्रयास किया। मैंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर जगह दौड़ लगाई, परंतु उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से कहीं से भी हमें ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि हमारे पक्ष में कोई भी व्यक्ति है। संजोग ऐसा बना कि निषाद पार्टी ने मेहदावल की सीट मांगा कि हमारे खाते में आना चाहिए, और मेहदावल विधानसभा चूंकि निषाद बाहुल्य भी है, मुस्लिम बाहुल्य भी है, ऐसे देखा जाए तो हिंदुओं की जातियां और मुस्लिम को भी एक जाति मान ली जाए तो मुस्लिम जाति वहाँ पर 1.25 लाख के आसपास है। हिंदू में जो जातियां हैं भी अलग अलग हैं। लोगों ने हिंदू समाज को बांट रखा है, कोई अगड़े, पिछड़े, दलित, ऐसे ऐसे खंडों में बांट रखा है। दलितों को माना जाता है कि ये बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। पिछड़ों में भी अनेक हैं, कोई जो है निषाद हो गया तो कोई चौधरी हो गया, चौरसिया हो गया। ब्राह्मणों में भी ये ब्राह्मण हो गए, भूमिहार हो गए, क्षत्रिय हो गए। ये ऐसे जाति जाति में हिंदू समाज बटा हुआ है। मुस्लिमों में भी जातियां हैं और मुस्लिम भी बटे हुए थे, परंतु ट्रेंड समय समय बदलता रहता है। तो निषाद बाहुल्य होने से डॉक्टर संजय निषाद जी ने इसको अपने पार्टी के खाते में मांगा। संजोग से उनके खाते में मिल गया, तो उनके खाते में मिल गया तो फिर लड़ाई शुरू हो गई, किसको मिलेगा। मुझसे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, मुझसे ज़्यादा लोग जो ऐसे थे कि जो इस सीट को मांग रहे थे, जो निषाद पार्टी से पहले से जुड़े हुए थे। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो संजोग ऐसा बना कि डॉक्टर संजय निषाद जी, मैं उनका आभारी हूँ, और प्रवीण निषाद जी, उन्होंने मुझे इस टिकट दिया। परंतु ये तय हुआ था कि ये जो सीट जो मुझे मिल रही है, ये सीट और सिंबल जो है वो कमल का रहेगा। तो 4 फरवरी को 2022 4 फरवरी को ये मेरा सीट फाइनल हो गया, कैलाश त्रिपाठी प्रत्याशी हो गया। मैं दिल्ली और लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से होते हुए हनुमान जी का दर्शन किया अयोध्या में, वहाँ से होकर के मैं आया। उसके बाद तैयारी की, पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, कैलाश त्रिपाठी को टिकट मिल गया। 7 फरवरी को हमने और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे जिले के लोग और क्षेत्र के भी लोग, और उसके अलावा निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद जी के उनका सारा परिवार, हमारे सांसद प्रवीण निषाद जी, सब लोग मिल कर के आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे मेरा पर्चा दाखिल कराया। 7 तारीख से फिर प्रचार शुरू हो गया। 8, 9, 10 को प्रचार हुआ। 10 की रात में मुझे सूचना मिली कि आप गोरखपुर आ जाओ, सिंबल मिलेगा। तो मैं जब वहाँ गया तो पता चला कि साहब वो सिंबल आपको भाजपा का नहीं है, आपको तो निषाद पार्टी का सिंबल। अब अचानक से इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया। तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कोई जानता ही नहीं है भोजन वही थाली के बारे में। और कमल का निशान दुनिया जानती है, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। 3-4 घंटे इस पे बड़ा डिबेट हुआ, बड़ी चर्चा हुई बहुत। तो डॉक्टर संजय निषाद जी ने कहा कि भाई देखो, आप इस सिंबल पर लड़िए और हम आपको चुनाव जिताएंगे, हमारी पूरी ताकत लगेगी, और आपको चुनाव जीतने के बाद आपको और बड़ा अवसर मिलेगा। तो मैंने कहा कि भाई अब जब सिंबल नहीं मिल रहा है कमल का, तो इस पे लड़ना है, चलो भाई ठीक है, देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्जी है। तो वहाँ से आया
और दूसरे दिन 11 तारीख लास्ट डेट था, 3 बजे तक, 2:45 पहुंच करके मैंने अपना पर्चा अकेले जा करके दाखिल किया। अकेले जा करके मैं दाखिल किया। और उसके बाद अभी ये भी एक संदेह था, क्योंकि भोजन भरी थाली एक दूसरी पार्टी के नाम से अलॉटेड था। निषाद पार्टी का भी नहीं था। वो अटल करके एक कौन अटल पार्टी थी, उसका नाम मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा, उसके नाम से चुनाव आयोग ने अलॉट किया हुआ था। अगर वो पार्टी जिसके नाम से अलॉट था वो अगर आ जाती, मैदान में कोई प्रत्याशी खड़ा हो जाता, तो मुझे भोजन भरी थाली भी नहीं मिलता। तो मामला निर्दल वाला हो जाता फिर, नया सिंबल तो सिंबल के मामले में। हाँ। परंतु इस मामले में थोड़ा ईश्वर की कृपा रही कि उस पार्टी के अटल समाज कैसे क्या थी, उसका नाम पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उस पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था, इसलिए जो है चुनाव अधिकारी ने मुझे वो सिंबल दे दिया। फिर 15 दिन का समय बचता है। 16 फरवरी को सिंबल मिला, 16, 10, 26, 2, 28 का फरवरी महीना, 3 तारीख को वोट पड़ना है। अब इसमें चूंकि आप जानते हैं कि सभी दलों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। अब मुझे हमारी भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे हराने में लग गए। ऐसा क्यों? इसलिए कि टिकट मांगने वाले बहुत थे, टिकट उन्हें नहीं मिला, तो टिकट नहीं मिला तो अब मुझे कैसे जीतने देंगे? अगर जीतने देंगे तो अगली बार उनको नहीं मिलेगा, तो वो हराने में लग गए। प्रतिस्पर्धा। उन्हें ये नहीं था कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। वो कहने को तो भाजपा के बहुत बड़े सिपहसालार लोग बनते थे और योगी जी के बहुत बड़े भक्त बनते थे, परंतु उन्होंने कदापि इस बात को नहीं सुना और वो मुझे हराने में लगे। परंतु ईश्वर की कृपा और हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और निषाद पार्टी का नेतृत्व, इन लोगों ने हमारे विधानसभा चुनाव प्रचार में 3 सभाएं हुई। एक तो स्मृति ईरानी जी, परम आदरणीय स्मृति ईरानी जी, उनकी पहली सभा हुई बखिरा में, और उन्होंने आकर के जिस प्रकार से भोजन भरी थाली को और भाजपा और कमल निशान को एक दूसरे से कोरिलेट करके जनता में संदेश दिया, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन। उन्होंने एक भावुक भाषण भी दिया था। पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी जी को याद करते हुए कि शरद मेरे भाई मुझे, जी। वो उसका भी बड़ा एक अच्छा नैरेटिव सेट हुआ था। जी। तो आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने वो कार्यक्रम किया और माहौल बनना शुरू हुआ। बीच बीच में सूचनाएं आती थी कि आपका तो प्रचार ही नहीं हो रहा है। सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों लोग, सैकड़ों कार्यकर्ता रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन प्रचार नहीं हो रहा है। तो ऐसे खबरें मिलती थी। तो फिर अपनी व्यक्तिगत स्तर पे अपनी पुरानी टीम को लगा करके और प्रचार सामग्री घर घर पहुंचाया, और अंत में चिन्हित हुआ। पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने हमको ऊपर से सूचना भेजी, बाकायदा हमारे मोबाइल पर ये मैसेज आया, व्हाट्सएप पर 3 लोगों का नाम दिया गया कि फला 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 लोग आपके खिलाफ हैं, आप इनसे मिलिए। मैंने नेतृत्व के निर्देश पर मैंने उन लोगों के घर जा करके और उनसे मिल करके मैंने कोशिश करी, परंतु ना तो वो फ़ोन पे मिले, ना वो घर मिले। वो अपना काम अपने तरीके से करते रहे, हराने में लगे हुए थे। तो नेतृत्व को ही पता था। अब बाद में चल करके हमसे मांगा गया, मैंने चिट्ठी भी बनाई, लिख करके दिया, लेकिन फिर हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी, प्रवीण निषाद जी ने मना कर दिया कि जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। हमने कहा ठीक है, जब हमारे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जाने दीजिए, तो हमें क्या है, आगे जो हमारे साथ कर रहे हैं वही तुम्हारे साथ करेंगे। और आगे लोकसभा में भी उन्होंने वही किया कि प्रवीण जी को हराने का काम किया, क्योंकि जो गद्दार है वो तो गद्दार ही होगा, वो तो बदल नहीं सकता। तो बड़े मुश्किल से चुनाव जीता, परंतु मुझे खुशी इस बात की है कि अब तक के इतिहास में मेहदावल विधानसभा से
हाईएस्ट मत प्राप्त करके मैं चुनाव जीता, मैं विधायक हुआ। और डॉक्टर संजय निषाद जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे अपने दल का नेता विधानमंडल बनाया। फिर तो विधायक होने के बाद अपने कर्तव्य के मार्ग पे चल पड़ा। 24 घंटे 365 दिन सिर्फ विधानसभा मेहदावल की जनता, वो मेरी पहली प्राथमिकता है। और हर व्यक्ति, चाहे वो जिस जाति का हो, चूंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी, उन्होंने जो मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र देश का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, समाज का हर व्यक्ति के लिए है। और इस मंत्र को लेकर के मैं अपनी विधानसभा में काम कर रहा हूँ। हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और इन लोगों के मैं देखता हूँ कि ये लोग 24 घंटे देश की सेवा में, प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं। तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम देश और हम अपने क्षेत्र की सेवा में लगे। और निश्चित रूप से मैंने आज अपने इस सेवा की बदौलत, जो पिछले 22-23 सालों से मैं कर रहा था और पिछले 3.5 वर्षों में जो मैंने विधायक के रूप में काम करते हुए किया है, आज हमारे क्षेत्र की जनता ये कहती है कि अब तक के विधायक या सांसद कोई भी, हमारी विधानसभा मेहदावल का जो विधायक अनिल त्रिपाठी है, उसकी तुलना में आज तक किसी विधायक सांसद ने इतना समय जनता को नहीं दिया, इतना जनता के लिए काम नहीं किया, इतना विकास का कार्य नहीं किया। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़े सुख का ये बहुत बड़ा कारण है। आपके कार्यकाल में मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं अपनी, मतलब किस क्षेत्र में आपने सबसे बढ़िया काम किया? देखिए, जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र की सड़कें, जो मैं पर्चा दाखिल करने गया था 7 फरवरी 2022 को, तो मेहदावल से होकर के बखिरा से आगे बढ़ करके मुझे खैलाबाद जाना था, परंतु बखिरा के बाद सड़कों की ये दशा थी कि मुझे नहर की पटरी से होकर के और आगे पूरा 7-8 किलोमीटर लंबाई छोड़ करके मुझे नहर की पटरी होते हुए फिर उधर बीच के सीटकर से होते हुए करैली निकल करके जाना पड़ा। बीच का रास्ता ऐसा था ही नहीं कि उस पर कोई जा सके, आवागमन बाधित था, मुख्य मार्ग, चलना दुश्वार। और पूरे विधानसभा की सड़कें पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को लोग, विपक्षी दल के लोग कटघरे में खड़ा करते थे और तत्कालीन विधायक को तो गालियां देते थे लोग, ये हाल था। तो मैंने इस बात पे, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और उसके पहले हमारे उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी, जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने मेहदावल विधानसभा को विशेष रूप से सड़कों के चौड़ीकरण के लिए, और आज की तिथि में कोई भी मुख्य मार्ग ऐसा बचा ही नहीं है जिसका चौड़ीकरण न हुआ हो, जिसको अच्छी तरीके से जिसका निर्माण न हुआ हो। अब कहीं भी सड़कों में कोई गड्ढे नहीं, सारी सड़कें बहुत ही शानदार तरीके से बन गई और अब आवागमन में कोई बाधा नहीं। जनता अब इसकी तारीफ कर रही है, जो मैं कहता हूं कि जनता के आवागमन में ये सुगमता का कार्य सड़कों के निर्माण के कारण, तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, मैं इसलिए सबसे मुख्य इसलिए पूछा क्योंकि सबसे जो ज़रूरी थी, जो सबसे डिमांडिंग चीज़ थी, उस पर आपने बात की। लेकिन एक बात और भी है कि अब अभी आपके पिटारे में और क्या क्या है जो आप मेहदावल को देने वाले हैं? देखिए, मैं तो अभी भी जो कुछ सड़कें बची हुई हैं जिनका चौड़ीकरण होना चाहिए, जैसे कि हमारे अभी मैंने 5-6 सड़कों को और दिया है, मेहदावल से बौधरा होते हुए बेलौली तक का, फिर आपके बघौली से लेकर के पिपराबुरी,
फिर लोहरौली से लेकर के भगौसा तक की सड़क, फिर आपका जंगल दशहर होते हुए पिपरा बोरिंग से जंगल दशहर होते हुए उस मुख्य मार्ग तक, फिर आपके करैली से होते बेदौली होते हुए बौरब्यास तक। ये कुछ सड़कें चौड़ीकरण के लिए दिया हुआ है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल भी दे दिया है। और एक जो मैं महत्वपूर्ण कार्य, जैसे हमारा बाढ़ का क्षेत्र है, आप जानते हैं पूर्वी कछार है, मेहदावल के पूरब का इलाका कछार का कहलाता है, मेहदावल का उत्तरी कछार है, तो ये जलमग्न हो जाता है बरसात के दिनों में। और राप्ती नदी ने कई बार रौद्र रूप धारण किया है, कई बार बंदे तोड़ करके बुरी तरीके से जलमग्न किया है, बर्बाद कर दिया है। घरें, बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में घर टूट जाते हैं और फसलें हजारों एकड़ में नष्ट हो जाती हैं। तो मैंने एक डिमांड किया है माननीय मुख्यमंत्री से, जिसमें ज़्यादा कोई धनराशि नहीं लगनी है, 75-76 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो हमारे पड़ता तो वो जगह है सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में, वो जो है चोरमा रेगुलेटर है वहाँ पे जो हाथ से उठाया जाता है, उसको मैंने कहा है कि वहाँ पर पंपिंग स्टेशन बना करके, तो हमारे पूर्वी कछार में जो बाढ़ का पानी आता है, जब नदी ऊपर आ जाती है तो बाढ़ का पानी वहाँ पर रुक जाता है और महीनों तक, 1.5-2 महीने हजारों हेक्टेयर भूमि वो जलमग्न हो जाता है। तो किसानों को बहुत नुकसान होता है, कई बार सरकार को उसका मुआवजा भी देना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए और हमारी फसलें वहाँ पर पैदा हो सकें, तो चोरमा रेगुलेटर पर पंपिंग स्टेशन बनाने का काम, जिससे कि हमारे पूरे बड़े से इलाके में ये बाढ़ से मुक्ति हो जाए। हजारों की संख्या में किसानों को जो आय दुगनी करने का जो हमारी सरकार का उपाय, जो एक लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। दूसरा, विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमारे यहाँ चूंकि लंबी लंबी दूरी है, तो होता क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो हमने अभी हमारे यहाँ एक नया सब स्टेशन बना है सरबस डांडी बेलहर के आगे, परंतु हमने 3 और सब स्टेशन की डिमांड किया है। एक तो धर्मसिंघवा क्षेत्र में, जो धर्मसिंघवा हमारा नया नगर पंचायत बना, दूसरा मेहदावल के कछार क्षेत्र में यहाँ पर भी, और तीसरा ये जो आपका सांथा ब्लॉक के पास एक बनेथु गांव है, वहाँ पर भी। तो अगर हमारे ये सब स्टेशन बन जाए तो फिर विद्युत व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। और हमारी सरकार ने विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए वहाँ पे RDSS योजना जो लागू किया है कि जितने जर्जर तार, जितने पोल, सारी चीज़ों को बदल दिया जाए, सब दुरुस्त किया जाए, सब दुरुस्त किया जाए, सब केबल लगा दिया जाए, जिससे कि दुर्घटनाएं भी न हो। तो इस तरीके से विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन का काम चल रहा है। और हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बखीरा के नाम से आ रहा है। बखीरा झील भी है और बखीरा बर्तन उद्योग भी है। बर्तन उद्योग ये 400 सालों से, मतलब ये ऐतिहासिक स्थान है। वहाँ पे जब राजा हुआ करते थे, बखीरा के राजा, तो उन्होंने लगभग 400 साल पहले बखीरा बर्तन उद्योग आरंभ कराया था। कांसे का बर्तन, फूल का बर्तन जिसको हम लोग कहते हैं, जो पुराने ज़माने में हमारे घरों में शादियाँ होती थी, तो उसी फूल की बटुली, बटुला और कलछी वगैरह, थालियाँ, ये सब जो है बेटियों को हम लोग इस्तेमाल में भी लाते थे। बेटियों को जो है विदा करते समय ये सब चीज़ें देते थे। तो वो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी बहुत बड़ा एक व्यावसायिक केंद्र था। परंतु 8-10 साल पहले तक जो सरकारें थीं, उन्होंने बखीरा बर्तन उद्योग को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया, बुरी तरीके से नष्ट हो गया। सैकड़ों परिवार वहाँ से पलायन कर गए, दूसरे प्रदेशों में चले गए। तो जो पलायन किए वो लोग हैं, उनको पुनः यहाँ पर स्थापित करने के लिए ये उपाय करने का हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया है कि बखीरा बर्तन उद्योग को
नई दिशा नई दशा में लाने के लिए एक वहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए बर्तन उद्योग के लिए, क्योंकि अब वक्त बदल गया है। अब वो ठठेरा और उसको जो है पीट करके बर्तन बनाना ऐसे तो नहीं बन पाएगा। अब तो मशीनों का युग आ गया, तो मशीनों का युग आ गया। पुराने समय के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको अगर प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, इसकी पूरी मैंने एक योजना तैयार करी है, परियोजना तैयार करी है, और उसको प्रशिक्षण देने के लिए मैंने मांग किया है कि प्रशिक्षण केंद्र यहाँ किया जाए। तो ऐसा हो जाएगा तो हमारे यहाँ से जो लोग पलायन कर गए हैं उन्हें फिर अपनी रोजगार जड़ों तक वापस आए, रोजगार मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। और दूसरे, जब प्रशिक्षण केंद्र के बाद जब एक तो ODOP चल ही रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसमें ऑलरेडी हमारी सरकार उसके विक्रय करने का इंतजाम कर रही है, उसको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो इस तरीके से एक कमर्शियल हब बनाने का जो मैंने प्रस्ताव रखा है। दूसरा, ये जो बखिरा झील है, ये झील मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का चंद बड़ी झीलों में से आता है, और लगभग 4000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि वहाँ पर है। उस 4000 हेक्टेयर में लगभग 1090 हेक्टेयर भूमि निजी काश्तकारों की है, और ये वेटलैंड घोषित हो गया है। जनवरी या फरवरी 2022 में इसको वेटलैंड घोषित किया गया है, रामसर साइट के रूप में। दुनिया के बहुत कम ऐसे स्थान हैं जो रामसर साइट के रूप में हो। तो वेटलैंड घोषित किया गया, जैसे एक गोरखपुर का रामगढ़ ताल, उसे भी वेटलैंड घोषित किया गया, और वहाँ का विकास हो रहा है। तो हमारा ये जो बखिरा जो झील है, ये ऐसा झील है जहाँ पर जाड़े के मौसम में विदेशी पक्षी आते हैं, साइबेरियन बर्ड्स, ऐसा सुंदर दृश्य वहाँ पे आता है। और अगर इसको हम विकसित करें पर्यटन केंद्र के रूप में, पर्यटन केंद्र के रूप में हम अगर विकसित करें इसको, तो असीम संभावनाएं हैं यहाँ पे। आप समझिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह कोई झील नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी झील, इतनी बड़ी झील। केरला में लोग टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं करने। परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने इसके लिए कहा भी है, इस पर चर्चा भी किया है, वो भी बहुत इस पर रुचि रखते हैं। और थोड़ा हिस्सा इस झील का, थोड़ा हिस्सा गोरखपुर क्षेत्र में भी पड़ता है। अच्छा, बहुत बड़ा हिस्सा तो अपने संत कबीर नगर क्षेत्र का है, मेहदावल विधानसभा का है, लेकिन थोड़ा हिस्सा गोरखपुर से भी जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से ये दोनों जनपदों से कनेक्टेड है, कनेक्शन है। तो एक तो इस समय झील की स्थिति थोड़ी खराब है, पानी काफी कम हो गया था, और जलकुंभी जैसी जो चीजें वहां पर पैदा हो गई, प्रदूषण ज्यादा था, प्रदूषण पैदा हो गया है। सफाई के लिए भी हमारे जिलाधिकारियों ने उस पर विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। इसके लिए मैं एक बार पत्र लेकर के केंद्र सरकार के पास भी गया था, पर्यटन विभाग में मैं गया था दिल्ली में। तो वहाँ पर मैंने अधिकारियों से संपर्क किया, माननीय मंत्री से मिलने गया था, हरदीप पुरी जी शायद उसके मंत्री हैं। तो मैं मिलने गया था, तो वो तो नहीं मिले, परंतु उनके सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, तो उनसे चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, केंद्र सरकार तो इसके लिए आपको कर सकती है, परंतु यह प्रदेश सरकार की तरफ से इसका प्रस्ताव आना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों को हम लोगों ने पर्यटन केंद्र के, जो भी पर्यटन के रूप में और विकसित करने के लिए जो बड़ी बड़ी धनराशि जा रही है, वो 2 स्थानों पे जा रही है। एक तो ये आपका अयोध्या में 83,000 करोड़ का पर्यटन विकास का योजना आया था। उसी प्रकार से प्रयागराज में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे थे। तो अगर ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार दे, तो फिर जो है इसको हम ले सकते हैं, और अगर केंद्र सरकार ले लेगी तो निश्चित रूप से जो विकास आप चाहते हैं पर्यटन के रूप में, वो विकास हो जाएगा। तो अभी जो है इस पर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार से मैंने कहा भी, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा भी है कि इसको जो है कराया जाए। तो वो कहाँ तक संभव हो पाएगा, ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा। जी, एक सवाल जो जनता के मन में भी होता है, और मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों से भी आप साझा करें,
कि एक विधायक का कार्यक्षेत्र क्या होता है, कि जैसे कोई भी काम पड़ा आदमी विधायक जी को फ़ोन लगा देता है कि विधायक जी ये काम बा, वो काम बा, तमाम चीज़ें आप लोग बताते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे काम हैं जो आप लोगों के कार्यक्षेत्र में आते हैं जिन पे आप त्वरित सुनवाई कर सकते हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जो आपके कार्यक्षेत्र में नहीं है लेकिन लोग आपसे अपेक्षाएं रखते हैं और आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं? देखिए, हम आपको बताएं कि जनप्रतिनिधि, इसका अर्थ है कि जनता के हर विषय को लेकर के आपको काम करना है। हमारे प्रदेश के, देश के, हमारे विधानसभा क्षेत्र के, हमारे जनपद के कम से कम 40 से 50% लोग ऐसे हैं जो हर मामले में अक्षम हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें कानून का नॉलेज नहीं है, उन्हें सरकार की योजनाओं का ज्ञान नहीं है, उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनको न्याय नहीं मिल पाता, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। तो हर प्रकार की समस्या को लेकर के वो किसी न किसी के पास जाएंगे। कोई अगर किसी की जमीन हड़प ले रहा है, कोई अपराधी व्यक्ति है वो कब्जा कर रहा है, या कोई है जो यौन उत्पीड़न कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई जो है उनकी झोपड़ी उजाड़ रहा है, कोई बीमार हो गया, इलाज नहीं है, पैसे नहीं है तो इलाज नहीं है, बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है, प्राइमरी स्कूल में आई वो, परंतु पता चला कि वो स्कूल में जाने तक के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो भी नहीं है। गरीबी रेखा के नीचे अभी भी बहुत सारे लोग हैं। तो जितने प्रकार की समस्याएं हैं, अगर एक जनप्रतिनिधि चाहे तो आम जनता की हर समस्या का समाधान कर सकता है। हमारे साथ देश का कानून है, संविधान है, उस संविधान को लागू कराना, किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है तो अपराध न हो, अगर किसी ने किया तो उसे दंड मिले, ये शासन से, प्रशासन से लागू कराना जनप्रतिनिधि के दायरे में है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यदि मैं काम करता हूं, मैं लोगों की हर बात को सुनता हूं और लोगों की हर समस्या का समाधान करता हूं, तो लोग मेरे पास आते हैं। और अब तो और ज़्यादा आसान हो गया, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर, टेलीफोन पे हर चीज़ तुरंत ही बात हो जाती है। लोग जो है, घटनाएं हुई, किसी को चोट लग गया, उसका फोटो बनाया, वीडियो बनाया, तुरंत भेज दिया, तुरंत उसकी गंभीरता समझ में आती है। किसी सरकारी दफ्तर में उनका काम नहीं हो रहा है, उसके विषय में उन्होंने बताया तो तुरंत ही वो लेकर के आगे बढ़ा दिया और अधिकारी से बात कर लिया, किसी कर्मचारी से बात कर लिया, तो उनको न्याय मिला, क्योंकि अधिकारी को पता हो गया कि भाई अब ये विधायक जी के नॉलेज में है, अब अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। सही बात है। तो देखिए, जनता से जुड़ा हुआ हर कार्य जनप्रतिनिधि के सेवा के दायरे में आता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी विषय, यहाँ तक कि पति पत्नी के झगड़े भी सुलझाने का जिम्मा हम लोगों के ऊपर आ जाता है। घरेलू झगड़े भी भाई भाई के या पड़ोस के, आपस के लोगों के। तो चूंकि उनको, यदि उनको भरोसा हो गया कि अनिल त्रिपाठी के पास जाएंगे तो हमें मिलेगा न्याय, समाधान मिलेगा, हमें समाधान मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो हमारे पास आएंगे। परंतु ये विश्वास लोगों का हासिल करने में इतना लंबा वक्त लगा है, निरंतरता। अब हम थोड़ा सा आपके विधानसभा के स्थानीय मुद्दों पे बात कर लेते हैं। जैसे आपने नगर पंचायतों का जिक्र किया, आपने धर्म सिंघवा का जिक्र किया, बखिरा का जिक्र किया। धर्म सिंघवा हो, बखिरा हो या बेलहर हो, ये नगर पंचायत हो गई। मेहदावल जो कस्बा है, मेहदावल सबसे पुरानी नगर पंचायत होने के बावजूद, इनफैक्ट संत कबीर नगर जिले का सबसे पुराना नगर पंचायत होने के बावजूद भी आज भी उसे नगर पालिका का दर्जा नहीं मिल सका, आज भी वो नगर पंचायत ही है। क्या वजह रही ऐसा कि 3 नए नगर पंचायत बनाने के बजाय, या उनको साथ साथ अगर मेहदावल को भी थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाता तो क्या बुरा हो जाता? देखिए, मैंने नगर पंचायत मेहदावल को नगर पालिका परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव शासन में ऑलरेडी
प्रस्तुत कर रखा है और उसके लिए लगभग 50 गांवों को नगर पंचायत विस्तार की सीमा में जोड़ने का भी प्रस्ताव दिया हुआ है। क्योंकि क्राइटेरिया होता है 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से अभी जनसंख्या उतनी है नहीं, तो इसलिए हमने अतिरिक्त गांव को जोड़ने का। तो माननीय मंत्री जी ने ए के शर्मा साहब ने जो है इसको अनुमति दे रखा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस बात को मैंने खुद रखा कि हमारा मेहदावल टाउन एरिया गोरखपुर जब टाउन एरिया था उस समय मेहदावल भी टाउन एरिया था, परंतु देखिए कि गोरखपुर टाउन एरिया से नगर पालिका, नगर महापालिका, फिर नगर निगम ये पहुंच गया और हमारा मेहदावल क्षेत्र आज भी टाउन एरिया रह गया। तो देखिए उसके पीछे कई ऐसे कारण होते हैं, जैसे गोरखपुर वो हाईवे से जुड़ा हुआ था तो उसका विस्तार भी होता रहा, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। वहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ पे रेलवे का, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय था। तो वहाँ पे जीवन से जुड़े हर तरह के संसाधन थे, रोजगार के अवसर थे, तो वो उसका विस्तार हुआ। परंतु मेहदावल भी इसका ऐतिहासिक जब पृष्ठभूमि देखेंगे तो मेहदावल एक व्यवसाय का केंद्र था। यहाँ पर कलकत्ता से लोग व्यवसाय करने आते थे। यहाँ के इस कस्बे के मोहल्लों का नाम आप सुन करके आपको अनुमान हो जाएगा कि किस प्रकार का ये था। मोहल्ले का नाम हरदी हट्टा, हरदी हट्टा, रुई हट्टा, बर्तनी हवा, अंजहिया बाजार, ये मोहल्लों के नाम थे कि किस प्रकार के बिजनेस वहाँ पे होते थे। परंतु एक तो यहाँ का जो सीमा का एक तरफ वो ऐसा इलाका था उसके पूरब तरफ जहाँ पे कि जलमग्न हो जाता था बरसात में, तो उधर नहीं बढ़ सकते थे, पूरब तरफ नहीं बढ़ सकते थे। उत्तर तरफ भी 1-2 गांवों के बाद सीमा विस्तार का कोई जगह नहीं था। पश्चिम तरफ था तो पश्चिम तरफ दूर दूर गांव पड़ जाते थे, ऐसे ही दक्षिण तरफ भी दूर दूर गांव पड़ जाते थे और किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। गांव भले दूर पड़ जाते थे, उनको सीमा विस्तार किया सक, जैसे अभी वर्तमान में सीमा विस्तार हुआ 11-12 गांव को लेकर के, तो पहले भी हो सकता था, परंतु पहले की जनप्रतिनिधियों ने इसके बारे में कभी विचार नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, बसपा की सरकारें होती थी और जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे उनको विकास से कोई लेना देना नहीं था। वो तो विधायक हो गए, सांसद हो गए और फिर क्षेत्र से बाहर हैं, जनता उनको ढूंढ रही है और जब 5 साल होता था तो वो जनता को ढूंढ लेते थे, वांटेड। तो इस तरीके की परिस्थितियां होती थी। परंतु अब हम सब ने मिल करके हमारी सरकार ने उसके सर्वांगीण विकास का प्रयत्न किया है और नगर पालिका परिषद बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से मेरे ही कार्यकाल में नगर पालिका परिषद बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मुझे आश्वासन भी मिला है। अच्छा। और इसके अलावा 3 नगर पंचायतें हैं और बागनगर बखिरा है, बेलहर है और धर्मसिंह जो हमने बनवाया अभी नया। तो इन तीनों नगर पंचायतों का विकास होने से वहाँ पर करोड़ों रुपए जल निकासी में, सड़कों के निर्माण में, विद्युतीकरण में वो जा रहा है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो वहाँ का जीवन स्तर भी सुधर रहा है, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, सफाई कर्मियों का रोजगार मिल रहा है, सैकड़ों की संख्या में हर नगर पंचायत में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस तरीके से नगरीय क्षेत्र होने के नाते जो प्रधानमंत्री जी ने PM नगर आवास दिया है तो उसमें भी अच्छा धनराशि लगभग 2.5 लाख रुपए, अब वो बढ़ने भी वाला है ऐसा उम्मीद है। तो वो परिवार के कई सदस्यों को मिल जा रहा है क्योंकि नगर आवास में लोगों को काफी छूट मिली हुई है। ग्रामीण आवास जो है, PM ग्रामीण आवास जो है उसमें बहुत कठिन है। 10-12 ऐसे चेक पॉइंट हैं जिसमें कि
वो मुश्किल से 2-4-5 लोग एक गांव में संभव होंगे, शायद वो भी नहीं होंगे, परंतु नगर क्षेत्र में ये काफ़ी लिबरल है और हर व्यक्ति को पक्का मकान, आरसीसी स्ट्रक्चर का मकान मिले, ऐसा इंतजाम हमारी सरकार ने किया। और नगरीय विकास पर हमारी सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारी विधानसभा का जो विकास होने जा रहा है वो ऐतिहासिक होगा, और ये ऐतिहासिक धरती भी है। और एक बात और बता दूं कि अभी 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्य जो हमारी विधानसभा के हो करके जा रहे हैं। एक तो जो बस्ती से करमैनी तक इस सड़क का चौड़ीकरण होने बीएमसीटी मार्ग का चौड़ीकरण होने जा रहा है। दूसरे उसी चौड़ीकरण के साथ साथ मेहदावल का बाईपास भी बनने जा रहा है। तो मेहदावल के अंदर से जो हाईवे जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं, जाम लग जाता है, तो अब वो जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी मेहदावल को। बाईपास बनेगा तो मेहदावल की सीमा का जो कमर्शियल डेवलपमेंट का ऑलरेडी विस्तार हो जाएगा। और दूसरा, हमारी मेहदावल विधानसभा से अपने कछार होते हुए राप्ती का जो डुमरिया बाबू है, डुमरिया बाबू और कुसौना कला, बढ़िया ठाठर, ऐसे होते हुए रक्षा होते हुए और ये पूरी विधानसभा को लेते हुए जो ये आपका कौसाम्बी से ले गोरखपुर कौसाम्बी जो एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, 6 लेन, अब ये एक्सप्रेस वे हमारी विधानसभा से होकर जा रहा है। जो अभी तक ये जो क्षेत्र विकास के दृष्टि से अछूता रह गया था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि कोई हाईवे नहीं था, हमारी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। अब ये जो एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, जो अगले 3 साल के अंदर पूरा हो जाना है, तो इस एक्सप्रेस वे बनने से मुझे लगता है कि मेहदावल का विकास का एक नया कलेवर बनेगा। आप एक ऐसी उपलब्धि के हिस्से बनने जा रहे हैं कि अभी जो मेहदावल का जो वर्तमान बाईपास है वो श्रीमती सुचिता कृपलानी जी के ज़माने में बना हुआ था। दूसरा बाईपास अब आपके कार्यकाल में बनने जा रहा है। इतना लंबा कालखंड और लग गया एक बाईपास से दूसरा बाईपास बनने में। तो ये एक उपलब्धि आपको जाती है, इसका श्रेय निश्चित तौर पर आपको दिया जाना चाहिए और मैं अपने चैनल के माध्यम से दे देता हूँ। हमारे केंद्र सरकार में आदरणीय जो नितिन गडकरी जी, जिनके हाईवे के जो मंत्री हैं, और उनको जाता है, और हमारे पूर्व, बल्कि मैं कहूँ निवर्तमान सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद जी को, क्योंकि हमने और उन्होंने मिल करके ये प्रस्ताव केंद्र सरकार से किया था, प्रस्तावित तो आपने ही किया था जी, और उन्होंने इसको स्वीकृति भी दिया, इसका शिलान्यास भी किया है, और जल्दी ही सारी बाधाएं दूर हो चुकी। आने वाली जो पीढ़ियां वो तो यही देखेंगे ना कि पत्थर पे नाम किसका गुदा हुआ है। उन्हें तो ये प्रक्रिया से क्या मतलब कि किसने प्रस्तावित किया, किसने अप्रूवल दिया, वो तो ये देखेंगे कि किसके कालखंड में हुआ है। तो ये फर्ज बनता है कि मुझे तो सत्य को सामने रखना है। जी, जिसका जो श्रेय होता है वो श्रेय मिलना चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल आपसे जो पूर्ववर्ती विधायक रहे, पूर्व विधायक, उनसे आपने बताया चुनाव के दौरान भी क्या बातचीत होती थी, या अभी जब आप काम कर रहे हैं क्षेत्र में कभी बातचीत होती है, भेंट मुलाकात होती है? नहीं, कभी नहीं। मैं तो सबके प्रति सम्मान और सद्भाव रखता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि बखिरा क्षेत्र में जाड़े का महीना था, किसी एक बुजुर्ग की मौत हो गई, तो सूचना मिली, तो मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पहुँचा। मेरे जस्ट पहले पूर्व विधायक भी पहुँच गए, उनकी गाड़ी में जस्ट पहले पहुँचे, आगे वो गए, पीछे मैं था। तब तक मैं देख रहा हूँ कि वो जो शव यात्रा आ रही है, तिराहे पे मैं रुक गया, तो संयोग से तिराहे पर ही वो पिंड दान करने के लिए वहाँ पे ही शव यात्रा रोक दी गई। तो मैंने वहीं पे श्रद्धांजलि दिया। फिर ये लोग आकर के इधर आ गए और वापस पूर्व विधायक जी वापस आ गए। तो जहाँ पे ये लोग खड़े थे वहीं पे दूसरा एक घर था जहाँ पे मुझे एक ब्रह्मभोज में जाना था। तो मैं संयोग से उस शव यात्रा आगे बढ़ गई। अब मैं ब्रह्मभोज कार्यक्रम में जाने के लिए मैं उस तरफ से मुड़ गया। तो वहाँ पर ये लोग खड़े थे 2-3 और इनके सहयोगी थे, तो भी वरिष्ठ लोग थे।
और मैंने प्रणाम किया। तो मुझे इस बात का झटका लगा कि मेरे प्रणाम का जवाब नहीं दिया, अभिवादन शिष्टाचार भी अभिवादन नहीं, का भी, शिष्टाचार का भी जवाब नहीं दिया। तो ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हो गए जो कि किसी के अभिवादन का भी जवाब नहीं देते। भाई हमारी आपसे कोई शत्रुता तो है नहीं, सही बात है। आप भी उसी दल में हो, मैं भी उसी दल में हूँ, कभी आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है। अलग अलग दलों के लोग अभिवादन और शिष्टाचार से मिलते हैं। तो मैंने देखा कि इस तरह के लोग कि जो, तब फिर उस दिन से मैंने कभी भी हमारा फिर आमना सामना भी नहीं हुआ। मैंने देख लिया कि इस तरह की चीजें हमारे लिए तो भाई आश्चर्य का विषय था। परंतु ये सवाल नितांत व्यक्तिगत है, हाँ, यह पब्लिक में जाना उचित भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया इस जी जी। अब एक और सवाल है, आपने मेहदावल की ऐतिहासिकता के बारे में बताया और सब जानते हैं कि मेहदावल की एक अलग पहचान रही है व्यापार को लेकर के, एक अच्छी व्यापारिक नगरी रही है, अच्छा कस्बा रहा है। आपके ही पड़ोस के विधानसभा के एक अन्य विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र, उनका एक बयान आता है और काफ़ी सुर्खियां बटोरता है कि मेहदावल में काबा, वो उनका स्टेटमेंट था कि बगलियम जाके देखा मेहदावल में काबा। तो इस बयान पे क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं भी काफ़ी उग्र थीं कि भाई एक पड़ोस के व्यक्ति जिनका यहाँ की राजनीति से सीधा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे सारे जनप्रतिनिधियों का अपमान एक तरीके से आप ये कहना चाहते हैं मेहदावल में कुछ हुआ नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं, वो गोरखपुर जनपद में उनकी विधानसभा है, जहाँ के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज हैं, जो हर हफ्ते में 1000 करोड़ 2000 करोड़ गोरखपुर वालों को देते हैं, और साल में पता नहीं कितने 50,000 करोड़ देते हैं कि लाख करोड़ देते हैं। तो गोरखपुर का विकास तो हो ही जा रहा है, उसके लिए चाहे जो भी अपना पीठ थपथपा ले। परंतु जो मेहदावल की बात है, ये मैं कह सकता हूँ कि मेहदावल के विकास में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी रुचि नहीं लिया, और न ही सरकार में जो भी शासन रहा है, जिनका भी शासन रहा, उन्होंने भी रुचि नहीं लिया, उपेक्षा की। इस कारण से उनको कहने का मौका मिल गया। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 3.5 वर्षों में जितने विकास के काम हुए हैं, शायद वो हो सकता है इस क्षेत्र में आए ना हो, वो 3 साल 4 साल पहले आए हों, तो उन्होंने जो देखा हो, सड़कों की दशा देखी हो और देखा हो। परंतु 3 साल 4 साल पहले मुख्य मार्ग तो हमारा ठीक ही था, जो उनके कैंपियरगंज क्षेत्र से करमैनी होते हुए और फिर सिमरिया होते बस्ती जाती है, वो सड़क तो 3-4 साल पहले बनी हुई थी, बहुत शानदार सड़क थी। तब तो उसमें डैमेज भी नहीं था। तो वो चीज़ अगर उस रास्ते से गुजरते रहे होते तो उनको पता चलता कि यहाँ पे भी अच्छी सड़क। तो आपने उनको फ़ोन नहीं किया कि आइए दिखाता हूँ मैं आपको, सड़कें बनवा दी अब हमने? ऐसा है कि हर व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति को कुछ भी कहने का अधिकार है। वो अगर कहेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया तो जनता देगी ना। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हर बात की प्रतिक्रिया देने का हमारा धर्म नहीं है। और जनता ने प्रतिक्रिया दिया और उसमें काफ़ी लोगों ने रोष के साथ प्रतिक्रिया दिया। तो फिर मुझे ऐसा पता चला कि माननीय पूर्व मंत्री जी, वर्तमान विधायक कैंपियरगंज, उन्होंने इस पर जो है उस व्यक्ति को डांटा भी कि तुमने इसको क्यों जो है वो सोशल मीडिया में डाला। अच्छा। उन्होंने, देखिए, बातें करते करते कभी कभी निकल जाता है। वो जरूरी नहीं है कि वो जनप्रतिनिधियों का अपमान करने के लिए कह दिया हो। उन्होंने एक तुलनात्मक बात कही, और ये सच बात है कि कैंपियरगंज, गोरखपुर और जो है महानगर गोरखपुर के तुलना में हमारे विधानसभा का विकास तो नहीं हुआ है। तो ये तो कोई भी कह सकता है। मतलब इसको आप आईना दिखाने वाली बात मानते हैं? आईना दिखाने वाली बात मानते हैं। ये आईना जो है हमारे लिए भी है, हमारे पूर्व के प्रतिनिधियों के लिए भी है। अब पूर्व के प्रतिनिधियों ने अगर किया होता तो शायद ये कहने का मौका नहीं मिलता। ये आईना हमको देखने का अवसर नहीं मिलता अगर पूर्व के प्रतिनिधि ने किया होता। मैं तो इतना कह सकता हूँ दावे के साथ कि 3.5 वर्षों में जितने विकास के कार्य हुए हैं, मैं उसकी सूची बनवा रहा हूँ। आप देखेंगे कि कई हजार करोड़ के विकास के काम हमारी विधानसभा में हुए। अभी इसी वर्ष सिर्फ एक विभाग में जो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जिस पर सहमति दिया है, वो 200 करोड़ के आसपास का पीडब्ल्यूडी की सड़क का काम
अब आप बताओ क्या कम है क्या? तो निश्चित रूप से हम प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे विधानसभा का भी विकास के मामले में एक नया कीर्तिमान बनेगा। जी, एक से एक चीज़ आपसे पूछने और वाला था, ये हालांकि उसमें भी आया था। एक तो आपके फिटनेस के बारे में बात करनी है कि यू आर लुकिंग टू यंग। मैं क्वेश्चन ही करता हूँ सीधा। देखिए, यू आर लुकिंग टू यंग और आई थिंक आप फिटनेस को लेके काफ़ी आपने वीडियोस भी डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे, योगा करते हुए, व्यायाम करते हुए। तो एक तो फिटनेस का राज जानना है, ये जो आपके चेहरे पे चमक है, इतना चलने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी आप इतने एक्टिव रहते हैं, तो इसका क्या राज है? ये मैं चाहूँगा कि आप डिस्क्लोज करें। देखिए, अगर पवित्र मन है तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। पवित्र मन इसलिए है कि जब किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, हर व्यक्ति के कल्याण का कार्य करना है। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ 2 चीजें त्याग कर दे मनुष्य, तो फिर वो अपने आप ही संत की श्रेणी में आ जाता है। संत होने का मतलब ये नहीं है कि आप वस्त्र धारण कर लें, आप उस तरह की भाषा बोले, उस तरह की वाणी बोले। आपके आचरण में क्या है? तो मैं सिर्फ 2 चीजें मुझे कहना है कि यदि लालच और अहंकार, ये 2 चीजें, लालच का भी बहुत विशाल अर्थ है और अहंकार का भी बहुत विशाल अर्थ है, ये 2 चीजें आप छोड़ दें तो मन अपने आप पवित्र हो जाता है। आप जो कुछ भी करेंगे वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की श्रेणी में आएगा और सबके कल्याण का कार्य होगा। तो निश्चित रूप से आपका मन पवित्र होगा तो शरीर आपका शुद्ध होगा, शरीर स्वस्थ होगा। और देखिए, चूंकि मुझे इतना चलना पड़ता है, जैसे होता है क्या ना, फिटनेस के लिए ऊर्जा शरीर से जानी चाहिए, फैट नहीं बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि आपको वॉक करना है, चलना है। परंतु हमें विधानसभा क्षेत्र में इतने कार्यक्रम रोज करने होते हैं, कितना ज़्यादा चलना पड़ता है, पैदल भी चलना पड़ता है कि अपने आप ही हो जाता है, फिट रहते हैं। और एक तो वेट नहीं बढ़ने देना है, तो वेट बढ़ने नहीं देना, जब कम खाएंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा। भाई, हमारे अभी भी लोगों को हम कहते हैं कि सबसे पहले दूसरे हमारे अतिथि, हमारे अन्य लोग, उनका पेट भरे, उसके बाद हम भर पेट खाएं। तो अभी आधा ही पेट खाना है। अभी हमारी जिम्मेदारी है, जो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि कम खाएंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे जी, और ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, वजन भी बढ़ेगा, फिटनेस भी खराब होगी। तो ये सब चीज़ें तो शारीरिक रूप से, लेकिन शरीर के लिए मन का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना जरूरी है। और वो अपने कर्मों से ही, अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने विचार से ही आप कर पाओगे जी। आप इतनी व्यस्तताओं के बावजूद परिवार को कितना समय दे पाते हैं? और ये भी साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि परिवार में कौन कौन लोग हैं? क्या आपके परिवार से आने वाले टाइम में कोई राजनीति में आना, किसी का आना बाकी है, या सब लोग किसी अन्य व्यवसाय में लगे हुए हैं? देखिए, परिवार में तो जैसे माता पिता तो रहे नहीं, भाई लोग हैं, उनका परिवार है, 2 भाई हैं, उनका परिवार है। मैं, मेरी पत्नी और एक बेटा जो MBBS MS है, डर्मेटोलॉजी से, स्किन का विशेषज्ञ है। उसकी पत्नी है, वो सर्जन है, गोरखपुर में उनका अपना हॉस्पिटल है। और एक बेटी है, वो भी डॉक्टर है, वो MBBS MD है। डॉक्टर फैमिली पूरी तरीके से नहीं, उसके हस्बैंड भी सर्जन है। हमारी एक बेटी है जो वो MBA है, तो उसका परिवार अमेरिका में रहता है। तो ऐसे छोटा परिवार है और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और उनको भी अपने क्षमताओं से, अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से जन कल्याण का ही काम करना है। बहुत ज़्यादा रुपए पैसे के लिए, धन के लिए काम नहीं करना है। वो ये चीज़ें उनके भी दिमाग में है। राजनीति में किसी की रुचि नहीं है, चूँकि मेरी भी कोई रुचि तो थी नहीं। मैं तो सेवा के माध्यम से राजनीति में आया, उनकी भी रुचि नहीं है। परंतु भविष्य में क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे लगे कि भाई अगली हमारे जो
कार्य हैं, हमारी जो परंपरा एक मैं विकसित कर रहा हूँ, हम्म, इसको आगे बढ़ाने वाला कोई चाहिए। तो हो सकता है परिवार से कोई और आए, लेकिन मेरी तो पूरी विधानसभा ही मेरा परिवार है। तो कोई भी, मैं तो कहता हूँ कि मुझसे ज्यादा काम करने वाला कोई आवे, मुझसे ज्यादा मेरे क्षेत्र की जनता का सेवा करने वाला आवे, तो मैं अपना स्थान छोड़ता हूँ, मैं दूसरे को देने को तैयार हूँ। परंतु सिर्फ सत्ता हासिल करके और सुख भोगने के लिए, धन कमाने के लिए कोई आएगा तो उसे कतई नहीं करने दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। मुझसे ज्यादा सेवा करने के लिए आओ, मुझसे ज्यादा वक्त जनता को दो, मुझसे ज्यादा समर्पण के साथ काम करो और मुझसे ज्यादा जनता का कल्याण करो, तो आप आओ ना, मैं तो आपके लिए जगह छोड़ता हूँ। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये एक मतलब ऐसे स्टेटमेंट बहुत विरले लोग ही दे सकते हैं कि अगर आप मुझसे ज़्यादा काम कर सकते हैं तो आप मेरी पोजीशन ले सकते हैं। सर, परंतु सिर्फ राजनीति करने के लिए, लोगों का उत्पीड़न करने के लिए, विपक्ष का है तो उत्पीड़न करो, शोषण करो, अत्याचार करो, विपक्ष का है तो इसकी दवा इलाज मत कराओ, इसको जेल भिजवाओ, ऐसी भावना लेकर के कोई आएगा तो उसे अपनी विधानसभा में कतई नहीं प्रवेश करने दूंगा, न उसे सफल होने दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ये आप जान लो। जी, परिवार को कितना समय दे पाते हैं आप इतनी व्यस्तताओं के बावजूद? देखिए, परिवार तो ग्रोन अप हो गया। जब परिवार को समय देना था तो मैंने पूरा समय दिया। अब परिवार, बच्चे कहते हैं ना कि जब वयस्क हो जाए तो उसे अपने पैरों पे छोड़ देते हैं, अपने कदम खुद बढ़ावे। वैसे भी आपने कहा पूरी विधानसभा ही मेरा परिवार है। हाँ, तो वो जो मेरा व्यक्तिगत परिवार, जो बेटा बेटी ऐसे, तो वो सभी सेल्फ डिपेंडेंट हैं, उनका भी अपना परिवार है। तो वो हैं, बेटा तो गोरखपुर में ही है, हमारी पत्नी भी वहीं है, और मैं भी हफ्ते में 1-2 दिन वहाँ समय देता हूँ, परंतु रात्रि विश्राम के लिए दिन में तो मैं अपना यही काम करता हूँ। व्यवसायिक गतिविधियों से थोड़ा सा अभी वंचित हूँ। जो पुराना चल रहा है वो चल रहा है, नया कुछ नहीं करना। क्योंकि देखो, जब कर्तव्य दायित्व तय हो जाता है, हमारी विधानसभा में हमें जनसेवा का दायित्व है, तो वो जनसेवा पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना है। फिर उसमें हमें मिलावट नहीं करनी है। और मैं ये तय करके कि 3.5 वर्ष मैंने किया है, अगले 1.5 वर्ष मैं इसी तन्मयता के साथ करूँगा, और जनता मौका देगी तो आगे भी करूँगा, नहीं मौका देगी तो किसी और को देगी। वो जितना करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे तो ना करे, वो उसके विषय, उसका विषय। मेरा विषय सीधा सीधा है, जितना मुझे जनता ने समय दिया है वो पूरा का पूरा जनता को समर्पित है। और छोटा छोटा मेरा यह संकल्प है, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देना। एक भी व्यक्ति को, अगर हमारे विधानसभा की जनसंख्या 10 लाख है तो 10 लाख में 10 लाख लोगों में से एक भी व्यक्ति को शिकायत का मौका न देना कि अनिल त्रिपाठी ने उसके साथ गलत किया, उसको उसकी अवहेलना की, उसका नुकसान किया, उसका उत्पीड़न किया, ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है। आप फिल्में देखते हैं? कभी देखते थे, अब तो देखने का मौका नहीं मिलता। फेवरेट हीरो कौन था आपका जब देखते थे आप? देखिए, अभी भी बहुत सारे हीरो लोग हैं। आज की फिल्में नहीं देखते हैं? आजकल तो बहुत दिनों से नई फिल्में देख पाया, लेकिन पिछला फिल्म जो देखा था बाहुबली, अच्छा, प्रभास का, अच्छी लगी थी आपको? तो मैं तो कई बार जो है, कभी टीवी पे मौका मिल जाता है तो जरूर देख लेता हूँ। और अमिताभ की फिल्में, फिर ऋतिक रोशन की फिल्में, और कई ऐसी फिल्में जो नए कलाकार हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और छोटी बजट की फिल्में, जैसे राजकुमार राव, इन थिएटर आर्टिस्ट जितने लोग हैं, इन हीरोज की फिल्में, और ये आयुष्मान खुराना, ये भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। अच्छा, इनकी फिल्में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और गाने किस टाइप के सुनना पसंद है आपको? पुराने गाने, पुराने जमाने, किशोर कुमार, मुकेश जी? हाँ, किशोर कुमार के सबसे अच्छे लगते हैं। सबसे ज्यादा फेवरेट हमारे किशोर कुमार जी हैं जी, और उनके ही गाने मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे तो सवेरे वॉक करते समय मैं 4-5 जो
जैसे हनुमान चालीसा जो, और शिव तांडव, गणेश जी की अभ्यर्थना, और एक और जो नया गाना आया है, ये चमक ये दमक, फुलवन में महक, फुलवन में महक, ये वाला। तो 4-5 ऐसे जो गाने हैं, और 1-2 ऐसे भी जो निर्गुण वाले। हाँ, निर्गुण कैसे जो गाने हैं जो कबीरदास जी के, हाँ, कबीर जी, रहीम जी वगैरह के जो होते हैं। तो इन सबों को सवेरे 40 मिनट 50 मिनट वॉक करते समय ये सुन लेते हैं। खाने पीने में क्या खाने का आपको पसंद है? क्या किस टाइप के खाने पसंद करते हैं आप? एकदम से सिंपल सादा, जिसमें घी तेल ना हो। शुरू से यही रहा है या अभी आपने डाइट ऐसे बना लिए? इधर 10-5 सालों से ऐसा है कि सिंपल सादा खाना, जिसमें हरी सब्जियां हों, उसमें मसाले ना हो। मसाले वगैरह तो आजकल सब मिलावट हो जा रही है। पता नहीं क्या इस देश में हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दूध भी अच्छा नहीं मिल पाएगा आपको। जो है दही, जब दूध अच्छा नहीं तो दही अच्छा नहीं, पनीर अच्छा नहीं, तो आप खाएंगे क्या? हरी सब्जियां हैं तो उसमें केमिकल का वो है। अब आप कितना करेंगे कि आप जो है ऑर्गेनिक फूड मिले। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया कि जो श्री अन्न का उन्होंने जो लोगों के बीच में बात रखी, श्री अन्न का, कि मोटा अनाज। वास्तव में जो मोटा अनाज पहले लोग ऐसा ही खाते थे। हाँ, पूर्वज, मड़ुआ है, रागी है, जौ है, चना है, कोदो है, इस तरह के जो अनाज हैं। अब मैं तो इसको खाना शुरू कर दिया, और इसको खाने से स्वाद भी अच्छा रहता है। और सब्जियां नहीं मिल पा रही ठीक, तो हमने विचार किया है कि गाय वाय खुद ही पालना है। अभी गाय हम 1-2 दिन में आने वाली है, और फिर जो है सब्जियां वगैरह सब अपने खेतों में उगाया जाए, तो इससे जो है, परंतु वो भी अलग से प्रयोजन करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे साधारण भोजन, कम मसाला, कम तेल, कम घी, ये इस तरीके का, हरी सब्जियां और रोटी, दाल, चावल, ये सब चीज़ें। तो चावल में ये जो कोदो का, हाँ, तो ये सब खाना जो है आजकल उपयोग में आ रहा है। सबसे फेवरेट आपका कौन सा खाना, मतलब ये मिले तो मैं रोज खा सकता हूँ, इस टाइप वाला? ये तो है, मेरा सबसे फेवरेट है खिचड़ी। हाँ, वो जो है, चूंकि हम लोग गोरखपुर में बहुत लंबे समय से रहे, तो गोरखनाथ बाबा को हर साल खिचड़ी चढ़ाए जाते थे। तो खिचड़ी खाने की भी आदत पड़ गई। और खिचड़ी जो है, मैं अक्सर जो भोज लोग करते हैं ना, तो गांव में होता नहीं कि सहभोज होगा, तो मैं लोगों से कहता हूँ, भाई देखो, सहभोज में खिचड़ी बनाओ, इसलिए कि खिचड़ी बनेगा तो घर वालों को तकलीफ नहीं होगी। अब आप ऐसे ऐसे आयोजन करो कि पता चला बाटी बना रहे हो, चोखा बना रहे हो, दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ऐसे एक ही बड़ा सा हंडा बनाया, उसमें डाल दिया सारा, और खिचड़ी बन गया, और कुछ चटनी बना लिया, कुछ दही डाल दिया, काम खत्म, सारे लोग वही खा रहे हैं। सारे लोग खाए। तो हम खिचड़ी जो है हमें बहुत अच्छा लगता है जी। अक्सर जब खाना कहीं देर से पहुंचे नहीं है, तो हम कहते हैं खिचड़ी बनाओ। जी। तो आप हमारे दर्शकों से हम अपील करेंगे कि अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करें, और ये बातचीत कैसी लगी इसके बारे में आप हमें फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप देख रहे हैं वहाँ आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। और आप आए हमारे चैनल पे, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शौर्य जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मैंने भी आपके हर उस पहलू को छूने का प्रयास किया, जिन जिन मुद्दों पर आपसे बात की जा सकती थी, जिन जिन मुद्दों पर जनता आपसे जवाब चाहती थी। नहीं, अभी तो आपने अंतर व्यथा को तो छुआ ही नहीं, तो फिर किसी और एपिसोड में कर लेंगे, कभी और मौका मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी, तो इसको हम पार्ट 1 चला दें फिर? जरूर जरूर। इसको पार्ट 1 चलाएंगे, फिर पार्ट 2 हम आपका इंतजार करेंगे। जरूर। अंतर व्यथा अभी बाकी है। ठीक है। तो ये थे मेहदावल से विधायक श्री अनिल त्रिपाठी जी, जिनसे हमने बातचीत की और हर उस सवाल को रखने का प्रयास किया जो आपके प्रश्न थे, जो इनकी क्षेत्र की जनता के प्रश्न थे, और उम्मीद करता हूँ ये बातचीत आपको पसंद आई होगी।
तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पे ये देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत धन्यवाद।